अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू माय सो मच। प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर वैसे तो कई टॉपिक्स हैं आज जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज इसमें खासकर ये इसका आगाज जो था, मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा, इस दिसंबर से हुआ था। 3 यूनिवर्सिटीज थी। हम्म। उनको यहाँ पे एक रिपब्लिकन कांग्रेस वुमेन है, मिस स्टेफनिक उनका नाम था, न्यूयॉर्क से। उन्होंने 3 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, यूपेन थी, कोलंबिया थी और एमआईटी के, इनके सदरों को, इनके जो सदूर थे उनको बुला के एंटी इजराइल जो वहां पे उस वक्त उसी वक्त जो नारेबाजी और चीजें हो रही थी, एंटी सेमिटिक जो थी चीजें, उनके ऊपर क्वेश्चन किया और वहां से ये मूवमेंट शुरू हुई। अब तो खैर आज जो 2-3 दिन से इस वक्त अमेरिकन मीडिया भी और सारी इसको कवरेज हो रही है। शुरुआत इस चीज की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी और इस वक्त ये एनवाईयू, येल, बर्कले और एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एमरसन कॉलेज और टफ्ट्स जो कॉलेज है वहां तक एक्सपेंड कर चुकी है। टेक्सास और कैलिफोर्निया जा चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जा चुकी है। तो अमेरिका ऑलमोस्ट सारा ये मूवमेंट कवर इस वक्त कर रही है, लेकिन इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल जो है वो हैफा के ऊपर अटैक की तैयारियां कर रहा है। मुहाजिरीन लोगों को वहां से उठा के टेंटों में ले जाएंगे और वो उसके बिल्कुल तैयार है कि उसके ऊपर ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाए। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताता हूं कि उसके असर क्या होगा, ये जंग आगे कहां जा रही है। लेकिन यहां ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त स्टूडेंट्स के 3 मुतालबात क्या है। उनका पहला मुतालबा तो सीज फायर का है कि इजराइल को फौरन सीज फायर करनी चाहिए। दूसरा उनका मुतालबा यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियां एक रिसर्च सेंटर होते हैं, यहां से नए आइडियाज, नई चीजें जो है वो परवान चढ़ती हैं। इनकी लैब्स के अंदर मुसलसल रिसर्च होती है। गवर्नमेंट पैसे देती है, फिर इन गवर्नमेंट को इनको काफी फंड मिलते हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटियां एक कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है। बल्कि मैं इस पे यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि एक मिसाल है कि यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसका एंडावमेंट फंड जो है $835 बिलियन उसका फंड है उनका। इतने लार्ज स्केल के ऊपर इनकी फंडिंग होती है। और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं वो पैसे भी इनको देती हैं और एक इस ह्यूज प्रोजेक्ट होता है यहाँ के ऊपर। तो उनका जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जहां हमारी यूनिवर्सिटियों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और ऐसी कॉरपोरेशंस जो कि इजराइल को सपोर्ट करती हैं, एक तो उनके नाम डिस्क्लोज किए जाए और वो इन्वेस्टमेंट बंद की जाए। तीसरा मुतालबा उनका क्या है? तीसरा मुतालबा उनका यह है कि अमेरिका जो असला सप्लाई कर रहा है इजराइल को, उसको बंद किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं। हमारे स्पीकर, कांग्रेस के स्पीकर माइकल जॉनसन, उन्होंने दौरा किया कोलंबिया का, यूनिवर्सिटी का, और उन्होंने वहां पे उनकी जो सदर है, उनका नाम नेमत शफीक है, उनसे भी मुलाकात की और बाहर निकल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस सारे लिबरल एजेंडे को उन्होंने डिनाई किया और उसकी मजम्मत की उन्होंने। अब ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों हो, किस चीज के ऊपर ये सारा, जो लोग हैं ये कौन है। एक तो समझा ये जा रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन लिबरल, जिस तरह के ब्लैक लाइफ मैटर है, इंतीफा है, जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी मिलके अंदर इन सारी चीजों को एनर्जाइज कर रही हैं। एक तो ये खदशात है, रिपब्लिकन साइड से ये इतराज किया जा रहा है कि इसके दर हकीकत इसके पीछे मोटिव्स कुछ और है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर दे आर मोटिवेटेड हैं। 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी सक्सेसफुल जो मूवमेंट पहले चलाई गई थी साउथ अफ्रीका की हमायत में, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का बाइकाट किया गया था। दूसरा मॉडल इनके सामने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क की लिबरल यूनिवर्सिटीज के लिए वियतनाम वॉर का था। उस वक्त भी कई अमेरिकन जो थे वो वियतनाम वॉर को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि एक अभी तक वाकया मशहूर है कि जब सोल्जर्स वापस आते थे तो उनको देखकर बेबी किलर्स के नारे लगाए जाते थे। तो ये उसी तरीके का स्टाइल है। आज भी ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है ये बड़ी होकर किसी और बड़ी मूवमेंट का रेफरेंस ना बने। लेकिन इसका असर इस वक्त जो डीप स्टेट है उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं है। वो क्यों नहीं है कि एहतजाज जारी है, जहां जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब जो जहां भी जाते हैं उनके ऊपर किलर मर्डरर के नारे लगाते जाते हैं।
लेकिन उन्होंने बिल्कुल 2 दिन पहले ही 95 बिलियन का एक बिल पास किया है, जिसके अंदर 61 बिलियन डॉलर यूक्रेन को दिए हैं, 26 बिलियन डॉलर उन्होंने इसराइल को दिए हैं, 8 बिलियन डॉलर उन्होंने ताइवान को डिफेंस पे देने की, जिसपे डिफेंस के लिहाज से देने का ऐलान किया है, जिसका चाइना ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया है। अगर देखा जाए तो ये जितने भी एहतजाज हो रहे हैं दुनिया के हर कैपिटल के अंदर, उनका असर कोई नहीं है। इसराइल अपने टारगेट्स, अपनी जंग की तरफ मुसलसल रवां दवा है। 34,000 लोगों का कत्लेआम किया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। मास ग्रेव्स मिल रही हैं वहां से और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शर्मनाक है कि 2 बिलियन मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में आबाद हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं किसी चीज की। वो अपनी पार्टी के अंदर अपना वो दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, जो कोई मर्जी हो वहां पे। एक तो ये है। दूसरा, इंसानियत के नाम के ऊपर भी थप्पड़ है कि दुनिया खामोश है। अमेरिका लग ये रहा है कि नूरा कुश्ती कर रहा है, उधर से उनको पैसे भी दे रहा है, असला भी दे रहा है, और साथ एहतजाज भी जारी है। और मैं समझता हूँ ये एहतजाज तो एक फैशन ही बन चुका है अब। जो हमारे लिबरल बच्चे हैं वो सिर्फ वो जो फलस्तीनियों का वो एक कपड़ा सा होता है सर पे लपेट के, एक फैशन के तौर पे बस अपनी पार्टी जारी है उनकी। इससे ज्यादा उसका कोई असर नहीं नजर आता है इसमें। लेकिन ये कि इस वक्त जो हम अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि इस वक्त इलेक्शन भारत के अंदर भी तेजी से जारी है। वहां पे भी कई चीजें, अपोजिशन भी उन पे वार कर रही है मोदी साहब की स्पीचेस के ऊपर। मोदी साहब को G7 से इनविटेशन भी आई है, इटली के उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी भेजी है। पाकिस्तान के अंदर जो अगर देखा जाए, बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह थी कि फवाद चौधरी साहब ने एक सुबह उठते ही आज ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों की 11 बिलियन की, आप 1 बिलियन के लिए तरसते फिर रहे हैं पाकिस्तानी, IMF के सामने घुटने आपने जो है वो गाड़ दिए हैं, लेकिन 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज आपकी पड़ी हैं दुबई के अंदर, जिसका मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान को आपके लंदन की प्रॉपर्टियां और दुबई की प्रॉपर्टियों के ख्वाब जो है वो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। बल्कि मैं हैरान हूं, IMF और वर्ल्ड बैंक भी हैरान होता होगा कि ये कर्जा लेने आते हैं बार बार, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी की नहीं है। कोई अगली जनरेशन को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नए एयरपोर्ट, नई सड़कें बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तालीम के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कर्जा कहते हैं दें और भागे हम यहां से। तो वो मैं हमेशा ये कहता हूं, ये जो कर्जा लिया जाता है, ग्रांटें जो मौसमियात, माहौलियात, एनवायरमेंटल के लिए ली जाती हैं, वो पाकिस्तान पहुंचती नहीं। वो सबसे बड़ा पहला फिल्टर लंदन का है। लंदन से वो डॉलर बच जाए तो दुबई रुक जाते हैं। उससे आगे फिल्टर लगा दिए आपने, उससे आगे डॉलर पहुंच ही नहीं पा रहा। सर, एनर्जी सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में काम कर लेंगे तो फैक्ट्रीज ओपन हो जाएंगी। जो ये ट्रेड करते रहते हैं, तो यहाँ से भी तो कुछ भेजना होगा, वो कैसे बनेगा? आप स्मगलिंग चाहते हैं, ट्रेड नहीं चाहते। बल्कि ट्रेड के हवाले से आपने अच्छा किया। एक और चीज इस वक्त आज बहुत बल्कि भारत तक पहुंच चुकी है खबर। आरिफ हबीब साहब हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में बिजनेसमैनों का एक जलसा किया, मीटिंग की, और आरिफ हबीब साहब जो कि पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खड़े होकर बात की कि पड़ोसियों और बिलखसूस भारत के साथ ट्रेड की बात की जाए, जिसको इस वक्त भारत के मीडिया ने भी कवर किया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर सकते हैं या फैसला करने की ताकत रखते हैं, नहीं, ये इस वक्त भारत में भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन भारत के साथ ट्रेड आपने खुद बंद किया था, भारत ने बंद नहीं किया था। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि भारत आपके साथ ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। उनकी जब भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहले हमारे टेररिज्म के हवाले से हमारे जो तहफ्फुज़ात हैं, पहले उनको एड्रेस किया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये भी एक पाकिस्तान के अंदर हुई है। मैं आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर UAE और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसमें दुख के साथ ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता, पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं,
पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले उसको कमीशन पे, किकबैक्स पे। भारत अगर आज ट्रेड करना चाहे, कोई किकबैक्स दे तो हो सकता है शाम तक ट्रेड शुरू हो जाए, कोई पता नहीं इस बात। लेकिन वो किकबैक्स के पे हम इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो सी पैक हो तो हम पिज्जे बना लेते हैं, चाहे कुछ और हो तो या तो फिर भारत कहे कि हम ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे, किकबैक्स देंगे, तो शायद ये चालू हो जाए काम। वरना इस वक्त चीजें भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं, आप बड़ी खुशी के साथ वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। $11 बिलियन की प्रॉपर्टियां दुबई में आपने ऐसे तो नहीं, फ्री में तो नहीं ली ना, आपने इस कौम को धोखा दिया है। पाकिस्तान का खून पसीना चोरी करके भागे गए हैं यहां से लोग। और ब्रिटिश एजेंट्स जो है वो, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो 3 डिफरेंट किस्म के जो आपके ब्रिटिश एजेंट हैं, वो आपको भंभोड़ कर खा रहे हैं जिस तरीके से। आलेमान हो रहा है, ज्यादती है, लेकिन क्या किया जाए। इस वक्त अभी तक मुझे पाकिस्तान में किसी के मुंह से मैंने पाकिस्तान के परमानेंट जो इश्यूज हैं उनके बारे उनको डिस्कस करते नहीं देखा गया। आज जब मैं सुबह उठा तो सबसे बड़ी खबर यही थी, और उसमें कुछ भी नहीं, कि मरियम नवाज साहबा पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पासिंग आउट परेड में क्यों गई। और यार चली गई तो तुम्हारा क्या लेती हैं यार। अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो 25 करोड़ लोग वो तड़पते फिर रहे हैं सारा दिन। पता नहीं क्या कैसे लोग हैं। वो अपनी अपनी हालत देखो यार, अपने कुछ इकोनॉमी की बात करो, को अकल की बात करो। वो यूनिफॉर्म अभी तो वो उसने नीचे मिलिट्री के शूज पहने थे, सारी कौम इसके पीछे लगी। बेवकूफ, पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर। सर खाली लोग हैं ना, खाली बैठे रहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो ईरान के प्रेसिडेंट आए थे, उनके जाने के बाद गैस पाइपलाइन के ऊपर भी काफी बात हो रही है कि करेंगे कैसे, क्योंकि अमेरिका ने तो वार्निंग दे दी है, और इन्होंने 700 बिलियन रुपीस सर खा गए ये जमा करके टैक्स पेयर्स के। आरजू टैक्स, मैं कहता हूं कुछ चीजें लेकिन दबे पांव करते हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन एक बात की है, 2-3 चीज मैं बातें डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन इनको थोड़ा सा मजीद कर। इन्होंने कहा कि जिन लोगों को हम बोझ समझते थे आज हमसे तरक्की कर चुके। बांग्लादेश पे इशारा था। भाई सबसे पहले तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, कौम के सामने खड़े होकर कि हमने गलती की थी यार, हमने जुल्म किया है, हमसे गलती हुई, आगे चलेंगे, हम माफी मांगते। वो माफी मांगना, वो कहते थे बांग्लादेशी हमसे माफी मांग। बिल्कुल। दूसरा, आपके जो अफगानिस्तान के अंदर आपके एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने वहां भी ये स्टेटमेंट दी है, खुल के नहीं देते लेकिन दबे दबे बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी 3 जंगें भारत से लड़ी हैं, हमने आज तक अपना जानी नुकसान इतना वहां नहीं हुआ जितना अफगानिस्तान के साथ हमारा हो चुका है। आपकी गलत पॉलिसीज थी, उसका मानते क्यों नहीं। बिल्कुल, मैं मिसाल ये दे रहा था, ईरान के साथ जिसने ये डील की थी उसको पता नहीं था कि हम अमेरिकन टुकड़ों में पल रहे हैं। उसको पता नहीं था इस बात का कि अमेरिका इस पे एतराज करेगा, सैंक्शंस थी। आज यहां पे कई मैं देख रहा हूं कहते जी भारत तेल लेता है रशिया से, तो उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता। यार वो उनके घुटनों में तो नहीं पड़ा, वो IMF के कर्जे तो नहीं ले रहा उनसे भाई, वो तो इंडिपेंडेंट है। उनका फॉरेन रिजर्व देखो, उनके साथ कंपेयर अपने आप को क्यों करते हो, शर्मिंदा करते हो उन लोगों को वहां। तो आपने सुबह शाम जो है मांग के कर्जा और टुकड़े मांग मांग के खाने होते हैं। तो फिर जहां से पैसा आता है, 7 कंडीशंस आती हैं उनकी, 7 शीटें आती हैं। आपका बजट IMF बनाता है, वो आपको बताएगा दिन में रोटी 1 दफा खानी है कि 2 दफा खाना खाना है, क्योंकि पैसा उनका है। पैसा उनका है। आप कहते हुए हम उनसे नहीं पूछता, इससे नहीं पूछता। इस वक्त अमेरिका इजराइल को असला दे रहा है खुद। वो आपको कहते हैं हम असला, आपको पाइपलाइन भी नहीं लेने देंगे, आपको मिसाइल, आपके जो चाइनीज और बेलारूस की कंपनियों पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई है, लगाने का हक है उनको, क्योंकि सारे फ्रॉडिये जो बैठ के खाते हैं, बेलारूस भी इसी तरह का ही है बिल्कुल, और चाइना उनका बस चलता है, वो कर रहे हैं वो। लेकिन अगर इस तरह की बातें करनी हो तो पहले अपने पांव पे खड़े होते। मैंने आपको बताया है कि IMF वाले बेचारे देखते होंगे बैठ के वॉशिंगटन DC में, यार 26वां प्रोग्राम है इनका, लेकिन कर्जा लेने रोज आ जाते हैं, हर साल आ जाते हैं, लेकिन ये कि परमानेंट अपने पांव पे खड़े होने का कोई प्लान नहीं इनका। औरंगजेब साहब भी, मेरा मकसद या तो रिफॉर्म करें ना, कहते नहीं 3 साल चाहिए। वो यार जो आता है वो कहता है 3 साल। पीछे मुर्शिद पाक थे, वो कहते 10 साल चाहिए मुझे, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए 10 साल चाहिए। कहते उस्मान बुजदार जैसा 100 बंदा मैं लेकर कहीं से आऊंगा तब पाकिस्तान ठीक होगा। पता नहीं कैसे मंसूबे ये बनाते हैं ये लोग। सर वो इमरान खान से बात करने के लिए भी तो कहा है बिजनेस कम्युनिटी ने कराची में। लेकिन इमरान खान साहब से उनसे बात तो तब करेंगे अगर इमरान खान साहब बात करने के लिए राजी होंगे। उनके मुताबिक आजकल ये डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बाजवा साहब को कहा था कि जो अपोजिशन को फांसियां दे दी जाए, इनको मुल्क से निकाल दिया जाए।
अब तो उसके शवाहद मिल रहे हैं। वो कहते मैं इनके साथ शेक हैंड नहीं करूंगा। असेंबली जिसमें देखे ना खान साहब का रवैया क्या है, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो फिर इलेक्शन ठीक है, आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो तो वो आर्मी चीफ ठीक है, अगर जज उनकी मर्जी का है तो फिर वो ठीक है, वरना वो किसी से तो बात करके राजी ही नहीं है। उनके कौन से जमहूरी रवैये हैं, वो कौन से सियासतदान है। वो भी तो पकड़ के लाए गए थे, उन्होंने किसी ने कहा यार ये बंदा अच्छा है, इज अ हैंडसम लुकिंग मैन, इसको यार प्राइम मिनिस्टर बना दो यार, ये चलता अच्छा है, बालिंग वगैरह अच्छी कराता है। कौन सी उनके अंदर है लिए थी इस चीज की, उन्होंने आज तक अब एक से ज्यादा सीट नहीं जीत सके आज तक वो एमएनए की, कौमी असेंबली की। उनको भी तो पकड़ के लाया था भाई, खुद बल्कि कहते हैं मुझे तो हुकूमती एजेंसियां कराती थी। उनके पास कौन सा बिल्कुल। सियासी तजर्बा है या जमहूरी वैल्यू। वो तो मैडम ने शुक्र करें शादी कर ली, उन्होंने कहा मैं अरे मेरे से शादी करो तो वजीर आजम बन जाएंगे। वजीर आजम तो बीबी बुशरा ने बनवाया था उनको, और दूसरे जो कुछ बूटों वालों ने उनको फौज बनवाया था। उनकी कौन सी सलाहियत है कि वो खुद कुछ कर सके। उनके पास जो सलाहियत थी वो उनको पता ही है, जो है उस्मान बुजदार उनका वसीम अकरम प्लस था। आज देखें वो किधर है, वो आज पता करें उनका। जब मेरे जैसा कोई बंदा क्वेश्चन करता है भाई कि आप ऐन के साथ ही हर चीज शुरू करके ले आते हैं जिनों के जरिए, फिर चुप कर जाते हैं आगे। अब तो 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद है मुर्शिद पाक की, लेकिन इसमें क्या किया जाए। हालात तो देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ट्रेड भारत के साथ शुरू करो, रिलेशनशिप ठीक करो, बल्कि ना सिर्फ भारत, सारे पड़ोसियों के साथ। बल्कि आज मैं आखिर में जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, बड़ी जज्बाती बात थी मेरे लिए आज सुबह, मैं उसको फॉलो अप तो कर रहा था स्टोरी को, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बाला कृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर KR बाला कृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है। और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसको बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, मैं अपनी आंखों से 4 दफा जाके देख कर आया। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई नफरतें हैं इतनी, या ना कराची बड़े शहरों के अंदर कोई भारत के खिलाफ को लोग इस तरह बातें करते होंगे, पता है लोगों को। इसी तरीके से मैं वहां देख कर आया हूं पाकिस्तान, मैं बिलखसूस जाके बताता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गया, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूँ कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। रिलीजन आपके पर्सनल मैटर है, और दूसरा आप परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी, पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णान जो थे, के आर कृष्णान, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन भाई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है, इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूं कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, ये जरूर हुआ है, और यकीनन अब तो कहा जा सकता है, वो लड़की या वो बच्ची बिल्कुल कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तानी, उस पर अब कोई एतराज नहीं कर पाएगा। आरजू, लेकिन मैं सर, उसका तो बच्ची आयशा का तो उसने तो कहा है, जाहिर है कहेगी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो खुद पाकिस्तानी हूं और हमेशा बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि भारत माय सेकंड होम है। इंदौर इज माय टाउन देयर। मैं जाता हूं और मुझे वहां पे लोग भाइयों बहनों और बच्चों की तरह ही समझते हैं, जो मैं, और आई फील लाइक होम। आई फील लाइक मेरे दिल में बिल्कुल आज तक, आप यकीन करें, मैंने
मेरे दिल के अंदर। और दूसरा एक और आरजू मैं बताऊंगा, लोग कई कहते हैं नहीं, देखिए मैंने अमेरिका में आके सारी चीजें देखी हैं, पाकिस्तान के अंदर तो वहां आपको पता है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या सोसाइटी में या मीडिया क्या क्या करता है। यहां आके रिलीजियस टॉलरेंस भी सीखी, जब उनके साथ 24 घंटे गुजारे अपने भारतीय भाइयों के साथ, तो पता चला है कि यार हमें डिफरेंस है ही नहीं है। हमें, मैं हमेशा आज भी ये कहूंगा, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। तो हम जब भी देखा जाए तो सिमिलैरिटीज को देखना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि मुझे अमेरिका में आके इस चीज का मौका मिला। मेरी सोचें भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये मेरी सोचें चेंज हुई हैं इसमें। यहाँ मैं जरूर इस चीज को एडमिट करूंगा कि क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी उसी माहौल में पैदा हुआ था और बिल्कुल, लेकिन चीजें अब कम हो रही हैं अब आहिस्ता से, क्योंकि देखिए मूवीज कल्चर सारा आ रहा है, अब चीजें कम आ रही, सोशल मीडिया के जरिए बहुत चीजें कम हो रही हैं। और आज भी मैं जो खासकर मैंने आपको बताया जो आयशा का, जो आज मेरे लिए बड़ा जज्बाती दिन था, सुबह मैं उठा हूं जब मैंने उसको सारा देखा, तो मैं मेरे मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर वालों के लिए और डॉक्टर सुरेश राव के लिए। दे आर एंजल्स, दे आर एंजल्स। बिल्कुल बिल्कुल, और यकीनन उन्हें बहुत लोगों की दुआएं लगेंगी, हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।